मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज भागलपुर। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताने जा रही हूँ कि लैंड रिफॉर्म क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और भारत सरकार ने लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या उपाय अपनाए हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए लैंड टेन्योर सिस्टम कैसा होना चाहिए। अगर लैंड टेन्योर सिस्टम परफेक्ट है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लैंड टेन्योर सिस्टम का माने क्या है, अर्थ क्या है? लैंड टेन्योर सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें ये बताता है कि भूमि के प्रति अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण, यानी ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड टीलर ऑफ द लैंड, दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। हमें कैसी भूमि व्यवस्था चाहिए, हमें कैसा लैंड का मैनेजमेंट चाहिए। हमें एक ऐसा लैंड सिस्टम, भूमि का व्यवस्था चाहिए जो कि बड़े पैमाने पर टीलर ऑफ द लैंड को ओनरशिप दे और भूमि का हस्तांतरण फ्री हो, साथ ही उचित मात्रा में लगान लगाया जाए और खेतों की सीमाबंदी का निर्धारण हो, यानी एक व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भूमि अपने पास ना रखें। 1947 में जब हमारे यहाँ आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के समय जो हमारा लैंड टेन्योर सिस्टम था वो सिस्टम था रैयतवारी भूमि व्यवस्था, महालवारी भूमि व्यवस्था और ज़मींदारी भूमि व्यवस्था। तो रैयतवारी भूमि व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में दो लाइन जान लीजिए आप लोग कि रैयतवारी भूमि व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसमें मालगुजारी का डिटर्मिनेशन, मालगुजारी का निर्धारण कैसे होता था, भूमि की उर्वरा शक्ति और उपज के अनुसार इसे तय किया जाता था। यानी इसमें एक फ़ायदा ये था कि सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध था। लेकिन महालवारी भूमि व्यवस्था कैसी थी? तो महालवारी भूमि व्यवस्था एक ऐसी भूमि व्यवस्था थी जिसमें मालगुजारी चुकाने की जिम्मेदारी गांव के सभी व्यक्तियों के ऊपर होती थी जिनके पास लैंड होता था, और वो भूमि जिसका कोई मालिक नहीं होता था उस पर ग्राम समाज का अधिकार होता था। तो महालवारी भूमि व्यवस्था में टोटल गांव के सदस्य, टोटल गांव में रहने वाले व्यक्ति आ जाते थे जिनके पास लैंड होता था। वो मालगुजारी कलेक्टिव वे में जमा करते थे और उसे पे करते थे। तो यहाँ पर आता है आपका ज़मींदारी सिस्टम। तो ज़मींदारी सिस्टम का नाम सुन के ही आप लोगों को अच्छे तरीक़े से ये पता होगा कि यह कैसा दोषपूर्ण आपका लैंड टेन्योर सिस्टम था, जिसमें लगान बहुत ज़्यादा, रेंट जो है बहुत ज़्यादा वसूला जाता था, किसानों का शोषण किया जाता था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ा नुकसान ये था कि सरकार की आमदनी निश्चित थी, लेकिन अगर किसी वर्ष मौसम अच्छा रहा और प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उस बढ़ते हुए प्रोडक्शन की आमदनी का फ़ायदा सरकार को नहीं होता था बल्कि ज़मींदार को होता था, जिससे धन एवं आय की विषमता की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। और ज़मींदारी सिस्टम कैसा सिस्टम था जिसमें सरकार और किसान के बीच एक लार्ज नंबर ऑफ मीडिएटर्स थे, और ऐसी हालत में सामाजिक असमानता की स्थिति और आर्थिक असमानता की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति, मुकदमेबाजी की स्थिति, यानी कहिए कि बिल्कुल ही असंतोषजनक वातावरण और ऐसा वातावरण जिसमें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी इकोनॉमी का पनप नहीं सकता है। तो अब हमको ये देखना है कि लैंड रिफॉर्म का क्या उद्देश्य है। तो लैंड रिफॉर्म का उद्देश्य है कि भूमि सुधार का मतलब है कि जो छोटे छोटे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, उनके बीच लैंड ओनरशिप का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो और फिर से हो। तो इस तरह से भूमि सुधार का मतलब है कि किसी भी संगठन या लैंड टेन्योर्स की संस्थागत व्यवस्था में, यानी लैंड टेन्योर्स की जो संस्थागत व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करने से है। तो अगर लैंड टेन्योर सिस्टम सही हुआ तो हमें क्या क्या मिलेगा? उत्पादन बढ़ेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि नियोजित विकास जो हम कर रहे हैं उसमें सहायता मिलेगी। सामाजिक न्याय और समानता के लिए भी बहुत ज़रूरी है लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म के बारे में ये कहा गया आपके
ये हैं नोबेल पुरस्कार विजेता शास्त्री प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल, MYRDAL। तो गुन्नार मिर्डल का ये कहना है कि भूमि सुधार व्यक्तियों और भूमि के संबंध में नियोजन तथा संस्थागत पुनर्गठन है। लैंड रिफॉर्म का उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक होल्डिंग का निर्माण करना, लैंड ओनरशिप देना और भूमि का उत्तराधिकारी बना देना। काश्तकार यानी जो खेत कर रहे हैं उनको, जो खेती कर रहे हैं उनको जो है ओनरशिप ऑफ द लैंड दीजिए और उनकी काश्तकारी सुरक्षा प्रदान कीजिए और मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो हमारी इकोनॉमी में है उसको दूर कीजिए और वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश कीजिए। और बड़े यानी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा और साथ ही साथ इसको हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। गरीबी को हम एबॉलिश करेंगे और साथ ही साथ क्या करना होगा? लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इसलिए बहुत ज़रूरी है। भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों के बीच बांटा जाए और हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारा बड़े पैमाने पर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है। तो उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? तो एग्रीकल्चर से ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं, सैमुअलसन कहते हैं कि सफल भूमि सुधार का जो कार्यक्रम होता है, सफल भूमि सुधार का कार्यक्रम ने अनेक देशों में मिट्टी को सोने में बदल दिया है। तो भूमि सुधार जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम यानी ऐसे व्यक्ति को ओनर बनाए ज़मीन का जो कि सही माने में खेती कर रहा है। एब्सेंटी लैंडलॉर्डशिप जो ज़मींदारी सिस्टम में था कि बेगार ले रहे हैं, हाई रेट ऑफ रेंट वसूल कर रहे हैं, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और किसानों को उत्पादन बढ़ाने का इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं। ये सारी परेशानियाँ क्या होंगी? ख़त्म होंगी। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म का उद्देश्य है कि अपनी इकोनॉमी में यानी जो लैंड है उसको हम इकोनॉमिक होल्डिंग, आर्थिक जोत का निर्माण करें, इकोनॉमिक होल्डिंग का निर्माण करें, जिस होल्डिंग में हम साइंटिफिक कल्टीवेशन कर सकें, जिस होल्डिंग में हम इंटेंसिव कल्टीवेशन कर सकें, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कर सकें, यानी बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर हो सके। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब है लैंड टेन्योर सिस्टम में सुधार लाना और किसान और भूमि के मालिक के बीच अच्छा रिलेशन बनाना और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और भारत सरकार ने लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के लिए के अंतर्गत किन किन उपायों को अपनाया, क्या क्या स्टेप्स उठाया? तो सबसे पहले तो सरकार ने मीडिएटर को समाप्त किया। जितने मीडिएटर्स थे सरकार और किसान के बीच क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर जितनी भी मध्यस्थ वर्ग थे जो एक्सप्लॉइट करते थे किसानों का, उस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म किया और यानी ज़मींदारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया और व्यक्तिगत खेती के लिए भूमि रखने की छूट भी दी। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी भूमि ले ली गई और इस बात पर भी ध्यान रखा गया कि सामान्य भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार होगा और ज़मींदारी पुनः नहीं पनपे यानी फिर से नहीं हो, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ज़मींदारी भूमि व्यवस्था में जितने भी दोष थे वो सारे के सारे दोष ख़त्म हो गए। और रिफॉर्म इन टेनेंसी सिस्टम यानी काश्तकारी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगान का नियमन ज़रूरी है। जो खेत पर काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करना ज़रूरी है और खेतीहर मज़दूर को यानी एग्रीकल्चरल कल्टीवेटर्स को ओनरशिप देना ज़रूरी है। और भारत सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया था लैंड सीलिंग का। तो लैंड सीलिंग के अंतर्गत भारत सरकार ने यह मेथड, इस उपाय को अपनाया कि एक सीमा के बाद जितना सरप्लस लैंड है वो सरकार के पास जाएगा और सरकार उस भूमि का पुनर्वितरण किसके बीच करेगी? लैंडलेस लेबरर्स के बीच, जिससे कि वो भूमि के मालिक बन सकें। तो यहाँ पर भूमि का जो असमान वितरण था उस असमान वितरण में ज़रूर कमी आएगी और सहकारी कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा, इंटेंसिव कल्टीवेशन हम कर सकेंगे, खेतों की चकबंदी की जा सकेगी। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ
कि कृषि आय का वितरण कैसा होगा, समान होगा, और अधिक से अधिक उत्पादन हम बढ़ा सकेंगे। और वर्ग संघर्ष जो होता रहता है दो ग्रुप के बीच, अमीर और गरीब, किसान और भूमि के मालिक के बीच, उस संघर्ष में ज़रूर कमी आएगी। और हम ये कहें कि इसमें ग्रामीण जनता में एक दूसरे के प्रति जो द्वेष का रहता है, जो द्वेष की भावना होती है, वो सहकारी भावना में परिवर्तित हो सकती है। और बड़े पैमाने पर क्या होगा कि खेती करने का लाभ भूमिहीन किसानों को मिलेगा, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं। और भूमिहीन किसानों की समस्या का समाधान यानी हम कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक पॉइंट आता है कि क्या हम चकबंदी से, भूमि की चकबंदी से, सहकारी कृषि से, भूदान आंदोलन से और लैंड सीलिंग से क्या हम बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चरल सरप्लस को बढ़ा सकेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर मान लीजिए कि खेतों की चकबंदी की जाती है, सहकारी खेती यानी आपस में मिलकर के कुछ लोग अपना भूमि को कलेक्टिव वे में जमा कर, यानी एक साथ खेती करते हैं, सारा मैनेजमेंट वो एक साथ करते हैं और भूमि के हिस्से के अनुपात में उनको यानी उनको मिलेगा आय यानी इनकम मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खेतों की चकबंदी से भी फ़ायदा होगा, सहकारी कृषि से भी फ़ायदा होगा। अब विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन चलाया था कि लैंडलेस लेबरर्स को भूमि का मालिक बनाया जाए और बड़े बड़े ज़मींदारों से विनोबा भावे ने ज़मीन एकत्रित की थी। तो ये सारी बातें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसके अंतर्गत जो है यानी लैंड रिफॉर्म पॉलिसी से देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकेगा। तो भूमि सुधार कार्यक्रम जो कि भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर अपनाया और इसके अंतर्गत टेनेंसी रिफॉर्म हो गया, रेगुलेशन ऑफ रेंट हो गया और आपका भूदान आंदोलन हो गया, खेतों की चकबंदी हो गई, सहकारी कृषि हो गया। और हम ये कहें कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फैसिलिटीज़ ही प्रदान कर दी जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पीएस अप्पू ने यह कहा 1996 में अपनी पुस्तक लैंड रिफॉर्म इन इंडिया में लिखा है कि 1992 तक सिर्फ 4% खेतिहर मजदूरों को ओनरशिप मिला। जो यह आंकड़ा ये बताता है कि लैंड सीलिंग से बड़े पैमाने पर यानी लेबरर्स को ओनरशिप मिलना चाहिए था, वहाँ सिर्फ मिला है 4%। और लैंड रिफॉर्म के लिए बंजर भूमि प्रबंधन के लिए यानी लैंड रिफॉर्म के लिए ज़रूरी है कि जो भूमि बेकार है, बंजर है, रेगिस्तानी इलाके में है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए जयप्रकाश नारायण मिशन की स्थापना की, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो भूमि सुधार के लिए और बंजर भूमि को खेती करने के योग्य बनाने के लिए पॉलिसी बनाएगा। और यानी वो पूरी तरह से ऑथराइज्ड है कि वो पॉलिसी बनाए और उसको लागू करे। तो यहाँ पर जितनी बातें कही गई उन सारी बातों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि लैंड रिकॉर्ड पर ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल कंप्यूटराइजेशन से समस्या हल नहीं होती है। लैंड रिफॉर्म बहुत ही पुराने समय से चल रहा है, सरकार कई पॉलिसीज़ बनाई, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे भूमिहीन किसान हैं जिनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो कई जगह ये समस्या चल रही है। तो भूमि का क्या करना पड़ेगा कि कहा जाता है कि भूमि का नंबर कहाँ है और कब्ज़ा कहाँ है, यानी बहुत सारी उलझनें बढ़ रही हैं, मुकदमेबाजी बढ़ रहा है, संघर्ष चल रहे हैं। तो इसलिए भूमि का क्या करना है कि भूमि का सर्वे होना चाहिए और उसका सही रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए। अगर ये सही रिकॉर्ड आ जाता है तो बड़े पैमाने पर क्या होगा कि भूमिहीन किसान को भूमि का मालिक बनाया जा सकेगा। तो 1950 में भारत सरकार का पहला कृषि सुधार था, जो कि भारत सरकार ने पहला स्टेप उठाया 1950 में, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, असम और बॉम्बे में 1949 में ज़मींदारी उन्मूलन का बिल बनाया था। और सरकार ने ये कोशिश की थी कि बॉन्डेड लेबर जो होते हैं, बंधुआ मजदूर, उनकी समस्या का निराकरण भी हो। तो भारत सरकार का यानी अभी वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के संबंध में हम देख रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश का डेवलपमेंट डिपेंड कर रहा है लैंड रिफॉर्म पॉलिसी पर।
और किसानों की अच्छी आर्थिक स्थिति पर। अगर किसान की स्थिति ख़राब होगी तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, यानी वर्तमान समय में 2020 में आप लोग भी सुना होगा टीवी वगैरह में कि एग्रीकल्चर का निजीकरण हो रहा है। क्या इस निजीकरण से किसानों को फ़ायदा होगा? अगर मान लीजिए कि किसानों को डिसीज़न लेने में अगर उसको कोई फ्रीडम ना रहे, प्राइस के डिटर्मिनेशन में उसका कोई फ्रीडम ना रहे, तो ओनरशिप बेमानी हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से, यानी मैं ये कहना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भारत सरकार को एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अपनाए। जैसे कि भारत सरकार ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रदान करने के लिए लैंड मॉर्गेज बैंक भी स्थापित किया, और शॉर्ट टर्म लोन है, मीडियम टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, और आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्थापित की गई जो कि डिफरेंट लेवल पर स्थापित की गई। और तो यानी फैसिलिटीज़ दे रही है सरकार। और आप लोग इस बात को भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अब क्या है कि रीजनल रूरल बैंक्स भी खुल गए हैं और कमर्शियल बैंक्स ने भी अपने ब्रांचेस खोल दिए हैं। यानी इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन अगर हम किसानों के प्रति उदार ना हों तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कुछ मुश्किल सा प्रतीत होता है। और लैंड रिफॉर्म पॉलिसी भी यहाँ पर नाकामयाब नज़र आती है। तो भारत सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ सरकार ने किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है आपका मध्यस्थ वर्ग को समाप्त कर देना, यानी सरकार और किसान के बीच कोई भी मीडिएटर नहीं होगा, जैसे कि किसान अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार डिटरमिन कर रही है, और वेयर हाउसिंग वगैरह की फैसिलिटी भी दे रही है। मनरेगा वगैरह में किसानों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो इन सारी फैसिलिटीज़ में रेगुलेशन ऑफ रेंट भी है, टेनेंसी रिफॉर्म भी है, लैंड सीलिंग एक्ट भी है, और आपका है लैंड सीलिंग एक्ट के साथ साथ कि बड़े पैमाने पर सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, इकोनॉमिक होल्डिंग्स का निर्माण। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए, किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है हमारे देश में, और विभिन्न राज्य में किसानों की स्थिति अलग अलग है। तो जहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है तो सरकार को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो बड़े पैमाने पर उसको सपोर्ट करे, और सरकार की बनाई गई जो पॉलिसी है, लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी है, इसको वो प्रॉपरली रेगुलेट करे, और जिससे कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के माध्यम से हमारे किसानों के ज़रिए आसानी से हो सके।